नाज़रीन, वेलकम टू माय वीलॉग। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने वीलॉग में। आज की एक बहुत बड़ी खबर जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिसके मुतालिक कुछ दिनों से सिफारती और सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। बड़ी खबर आज की ये है कि अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू हो गई है, क्योंकि अभी तक ये गुफ्तगू नहीं हुई थी, गो के बहुत से सरबराहों से उनकी गुफ्तगू हो गई थी। अब इस गुफ्तगू के बाद दोनों ममालिक के बीच कशीदगी से मुतालिक जो अफवाहें थीं वो कुछ दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये बहुत अहम मामला था कि जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच अभी तक गुफ्तगू क्यों नहीं हुई, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने सदारती मनसब संभालने के बाद मुतअद्दिद ममालिक के हुक्मरानों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल नहीं किया गया था। अब इसकी कुछ वजूहात थीं, लेकिन बहरहाल उनको अभी तक कॉल नहीं किया गया था। जिन ममालिक को जो बाइडन ने कॉल किया था उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि किन किन ममालिक के सरबराहों से उन्होंने बात की थी। उन्होंने बरतानिया कॉल किया, फ्रांस में बात की, कनाडा जो कि उनका नेबर है वहाँ पे बात की, जस्टिन ट्रूडो से, मैक्सिको बात की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, इंडिया, और फिर उन्होंने चाइना में भी बात की, चीन के सरबराह से भी बात की। लेकिन इन तमाम ममालिक में इसराइल नहीं था, जिस पर सबको बड़ी हैरत थी और जिसके बाद कयास आराइयाँ जन्म लेने लगी कि दोनों रहनुमाओं के माबैन कशीदगी जारी है और दोनों ममालिक के बीच भी कशीदगी जारी है, क्योंकि आप जानते हैं कि साबका सदर ट्रंप जो हैं वो इसराइल से बहुत करीब थे और उनके दामाद ने इसराइल के साथ मुआहदे करने और इसराइल के साथ मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती ताल्लुकात कायम कराने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया था। आपको याद होगा कि उनके दामाद ने ही जो इसराइल और यूएई के बीच सिफारती ताल्लुकात काम करवाए। बल्कि अब ट्रंप का इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद भी ये मुहिम चलाई जा रही है कि उनके दामाद की इन कोशिशों की बिना पर कि उन्होंने इतने ममालिक के जिनसे सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं थे इसराइल के, कायम करवाए, उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गैर मुल्की रहनुमाओं में सबसे आखिरी नंबर पर आए हैं जिनसे बात हुई है। काफ़ी ममालिक से बात होने के बाद, हालांकि इससे पहले हमेशा पहले नंबर पर हुआ करते थे, जिन्हें जो बाइडन ने कॉल तो किया, लेकिन ये भी याद रहे कि मोहम्मद बिन सलमान का नंबर अभी भी नहीं आया और शायद वो आखिरी नंबर के बाद एक और आखिरी नंबर हो जब उनसे बात की जाए, क्योंकि बाइडन ने उनके हवाले से बहुत सख्त रवैया अपनाया जब भी कोई सवाल किया गया। वाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि जो बाइडन ने इसराइल की सलामती और अमेरिका इसराइल पार्टनरशिप के तमाम पहलुओं को मुस्तहकम करने के इरादे का इजहार किया है और इस बातचीत के दौरान कुछ मजबूत दिफाई ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, वो वाले तमाम मुआहदे भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिफाई मुआहदे पहले भी होते रहे हैं वो अब भी हो गए हैं, तो बात वहीं तक पहुंची है। गुफ्तगू तकरीबन 1 घंटा जारी रही। फरवरी में ही ये भी आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने फरवरी के महीने में चीन में अपने हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने हांगकांग में जमहूरियत नवाज जो कारकुनों के ख़िलाफ़ बीजिंग के क्रैकडाउन और ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ से मुतालिक जो उमूर थे उन पर अपने खदशात का इजहार किया था। अब जाहिर है कि ये शायद चीन को इतना पसंद नहीं आई बात, क्योंकि चाइना की तरफ से इसके हवाले से कोई इतना सॉफ्ट जिसे कहते हैं रिप्लाई नहीं अपनाया गया, बल्कि चाइना की तरफ से ये कहा गया, इसका जवाब ये दिया गया कि वो हमारा क्योंकि ज़ाती मामला है और वो हमारी इंटेग्रिटी का मामला है तो उस पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि दोनों के बीच हो रही है बात, लेकिन इसके बावजूद जब चीन के सरबराह को उन्होंने कॉल की और उनसे बातचीत की और ये कहा कि शी जिंग में ख़ास तौर पर मुसलमानों पे जो रवैया वहाँ पर रवा रखा जा रहा है और उसके बाद हांगकांग में जो क्रैकडाउन किया गया, तो जब इंसानी हकूक़ की उन्होंने बात की तो चाइना की तरफ से जवाब बहुत सर्द मोहरी से दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं इस हद तक कि बातचीत तो हुई है, लेकिन अभी इस हद तक बेहतर नहीं हुए कि जिसमें कुछ इस तरह की बातें की जाएंगी जिसमें दोस्ती का अंसर नज़र आए। ये भी आपको एक बहुत अहम बात बताएं कि इस टेलीफोनिक कॉल के बाद, यानी चीन के सरबराह से जब जो बाइडन ने बात की, तो उसके बाद जब वो बाहर निकले और उनकी मीटिंग सेनेटर्स के साथ हुई तो उन्होंने सेनेटर्स को एक बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना विल ईट आवर लंच। ये बात उन्होंने ख़ास तौर पर
चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के हवाले से कही थी। उन्होंने कहा कि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और फिर उन्होंने बात की कि जो ट्रांसपोर्टेशन और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने चाइना की जो एक बहुत बढ़ती हुई ताकत है उसके ऊपर कहा कि उनको ख़तरा है इससे, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका को ये चाहिए कि अमेरिका भी इस इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। और उन्होंने ये भी कहा कि अब यहाँ पर जो जॉब्स हैं उनको भी इंक्रीज़ किया जाए। चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर से सिर्फ जो बाइडन को ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को इसलिए भी ख़तरा है। और ख़ासतौर पर जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से एक तो ये कहा जाता है और जो हकीकत भी है कि चाइना की जो अमेरिका है उसकी इकॉनमी बहुत नीचे आई है, जिस वजह से एक बात सरेआम ये की जाती है कि अब नेक्स्ट सुपर पावर अमेरिका नहीं रहेगा बल्कि चीन बन जाएगा। लेकिन अमेरिका ज़ाहिर है कि इतनी आसानी से ऐसा होने नहीं देगा। यही वजह है कि अब ये ख़तरा भांप कर कुछ ऐसे मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं अमेरिका में कि जो अमेरिका की इकॉनमी को उठाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। और शायद अमेरिका भी ये जानता है, क्योंकि अमेरिका में भी चाइना के माल की उसी तरीके से खपत होती है जिस तरह दूसरे ममालिक में होती है। जब आप अमेरिका के किसी स्टोर में कोई ख़रीदारी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो चाहे गारमेंट्स हों, चाहे फूड हो, चाहे किसी भी तरह के टॉयज़, कोई भी सामान हो प्लास्टिक का या किसी भी तरह का, तो उसमें आपको नज़र आता है कि स्टोर चाइना के माल से भरे हुए हैं। यानी हमेशा बात पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों में की जाती है मेड इन अमेरिका। मेड इन अमेरिका बहुत अच्छी क्वालिटी को कहते हैं, लेकिन जहाँ पर बात होती है कि आप इतनी खपत हो कि आपकी कि आप जो उसकी डिमांड है उसको पूरा कर सके, तो वहाँ पर पूरी दुनिया में चाइना का माल ही पहुँचता है। यही वजह है कि कोविड के दिनों में फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से जब चीन का माल अमेरिका तक नहीं पहुँच पा रहा था तो वहाँ पर कुछ स्टोर्स बंद हो गए थे कि माल नहीं था और वहाँ पर उनके पास प्रोडक्शन नहीं पहुँच रही थी और परचेजिंग के लिए जो आ रहे थे तो वो उन तक जो है वो सामान नहीं पहुंच पा रहा था। तो इससे पता चलता है कि चाइना जो है उसने कितनी दूर तक अपनी मसनूआत फैला ली हैं और कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक सी पैक में हुआ है उसके हवाले से भी लोग काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ सी पैक में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। और फिर जाहिर है कि सी पैक सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहता, उससे निकल कर आगे भी जाता है और फिर दूसरे ममालिक और इस खित्ते से निकल कर आगे पहुंचता है। और फिर गर्म पानियों की जब बात होती है और रास्तों की बात होती है तो जाहिर है कि इस हवाले से चीन जो है वो सी पैक मुकम्मल होने के बाद एक बहुत मजबूत पोजीशन मज़ीद मजबूत पोजीशन में आ चुका होगा। इस वजह से भी जाहिर है कि फ़िक्रमंदी का इजहार किया जाता है दूसरे ममालिक में। तो अब बहरहाल जो एक बात ये की जा रही थी उसी तरफ आते हैं कि अमेरिका जो है उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात और पॉलिसीज़ बदल जाएंगी। तो आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की पॉलिसीज़ इसराइल के साथ कभी भी बदलेंगी नहीं। ये ज़रूर होगा कि सदर ट्रंप क्योंकि बहुत करीब थे, बहुत दोस्ती थी, जो बाइडन ने सबसे पहले उन ममालिक को कॉल की जिनके सदर ट्रंप से ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। उन्होंने अपनी तरजीहात ये रखी हैं और उन कंट्रीज़ को प्रेफर किया है कॉल करने में और जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाने में, गुफ्तगू करने में, जिनका ताल्लुकात सदर ट्रंप से बेहतर नहीं थे। आप देख लीजिए मैक्सिको में उन्होंने कॉल किया, उसके बाद उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को कॉल किया, उनसे भी ताल्लुकात को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसी तरीके से जो है चीन और फिर जो है इन ममालिक को और इसराइल को एंड में। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ की कुछ इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी जो ताल्लुकात हैं, खारजा पॉलिसी या सिफारती ताल्लुकात या इस तरह की बात, तो वो बहुत कम बदलती है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि जो इसराइल से उनके ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाएंगे या बहुत कशीदा हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात हमें नज़र आ रही है। शुक्रिया।